धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक शख्स है जिसका नाम है अर्नब गोस्वामी। 3-4 साल पहले उसने एक इंग्लिश का चैनल लॉन्च किया और कुछ ही दिन पहले उसने अपना हिंदी का चैनल भी लॉन्च कर दिया। और अब वो दावा कर रहा है कि हर स्टेट में, जिस तरीके से न्यूज़ 18 इंडिया के हर जगह पे रीजनल चैनल हैं और तमाम कई नेटवर्क के न्यूज़ चैनल हैं रीजनल में, वो अपने रीजनल चैनल शो कर सकता है। पर माना जा रहा है कि बंगाल में होने वाले चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए वो अपने रीजनल चैनल शुरुआत करने जा रहा है और उसकी शुरुआत जो है वो बंगाल की धरती से ही वो करेगा। टीआरपी मामले में वो घिरा हुआ है, उसके खिलाफ मुंबई पुलिस जांच कर रही है। उसके कई कंपनी के लोगों को उठा के जेल में डाला जा चुका है। वो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहा है गिरफ्तारी से बचने के लिए। हालांकि एक मामले में जो कि अन्वय नाइक जो इंटीरियर डिज़ाइनर थे, उनके मामले में वो 7 दिन जेल में रह चुका है और सुप्रीम कोर्ट से उसको ज़मानत मिली है। लेकिन अब उसकी जान को एक नई मुसीबत आ गई है। उसके चैट वायरल हो गए, व्हाट्सएप चैट, जैसा कि आपने देखा होगा रिया चक्रवर्ती वाले मामले में दिखा रहा था कि देखिए रिया चक्रवर्ती ये बोल रही है, वो कर रही है। वैसे ही अब उसके चैट वायरल हो गए। तो पहला सवाल यही पैदा होता है कि उसके वो चैट क्या वायरल हुए हैं और वो उसमें किससे बात कर रहा है, और ये चैट वायरल होने के बाद अब पूरे मामले को कैसे देखा और समझा जाना चाहिए। इन्हीं 2-3 सवाल के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं देश के जाने माने पत्रकार रवि अरोड़ा जी, जो संपादक हैं पीपल्स टुडे के, और आप देखते रहते होंगे धाकड़ खबर पे वो नज़र आते रहते हैं। फिलहाल अभी उनकी माता जी एक्सपायर हो गई थी, इस वजह से वो काफ़ी समय से फील्ड में नहीं थे, लेकिन अब वो लौट आए हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। वो निधन हुआ माता जी का, सुन के जान के बड़ा दुख हुआ सर। जी, आपकी संवेदना मेरे साथ है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेरा सवाल ये है, जो अभी व्हाट्सएप चैट अभी वायरल हो रहे हैं, तो वो किस तरीके का कन्वर्सेशन चल रहा है और उसमें पीएमओ का जिक्र हो रहा है, वो सब क्या है सर? देखिए, अर्नब गोस्वामी का जो ये टीआरपी स्कैम था वो सारी दुनिया के सामने आ ही गया है कि किस तरह से बार के जो प्रमुख हैं पार्थो दास गुप्ता, उनसे उनके निजी संबंध थे और उन्हीं के दम पर और बाकी चैनल्स को टीआरपी इनकी डाउन की गई और इनके टीवी चैनल्स की टीआरपी बढ़ाई गई। वो खेल सामने आ गया। उसमें बारको दास गुप्ता जेल भी चले गए, वो पार्थो दास गुप्ता, और इनकी कंपनी के भी कई लोग जेल चले गए, अर्नब गोस्वामी की। और उसी सिलसिले में मुंबई पुलिस जांच कर रही है। उसने पहले अपनी जो चार्जशीट पेश की थी, अब उसने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की है। उसके अंदर कई सौ पेज के वो व्हाट्सएप चैट भी हैं जो पार्थो दास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी के हुए हैं। ये जो चैट हैं ये बहुत कुछ चीज़ों को स्पष्ट करते हैं, और स्पष्ट क्या कहें, इसके लिए सही शब्द होगा कि बहुत सी चीज़ों को, बहुत से लोगों को नंगा करते हैं। और उसमें पार्थो दास गुप्ता नंगे होते हैं, उसमें अर्नब गोस्वामी नंगे होते हैं, उसमें बहुत से मंत्री नंगे होते हैं, और यहाँ तक कहें तो पूरी व्यवस्था नंगी होती दिखाई देती है जी। और ये चैट किसने वायरल किए, कैसे वायरल किए, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो इन चैट के अंदर जो बातें निकल कर आ रही हैं वो सरासर देश की गद्दारी से जुड़ी हुई हैं, और ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसकी मुझे लगता है बहुत ही उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उन्हें देशद्रोह के मामले में उन पर मुकदमा होना चाहिए, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। और इस मामले में सरासर उंगलियां अर्नब गोस्वामी की ओर उठती दिखाई दे रही हैं। चल के इस मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन मीडिया तो इस पूरे मामले पर ऐसे बैठ गया है जैसे सांप सूंघ गया, कोई जिक्र नहीं कर रहा है। और ये वही मीडिया है जो रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट उठाकर और पता नहीं दिल्ली दंगे में किस किस के व्हाट्सएप चैट उठाकर क्या क्या हंगामा कर रहा था। देखिए, एक दौर था जब कहा जाता था कि देश की राजनीति गंदी है या गंदी हो चुकी है। फिर एक दौर ये भी आना शुरू हुआ, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आगमन के बाद, कि देश की पत्रकारिता गंदी हो गई है। लेकिन अब चीजें उससे भी आगे जा चुकी हैं। अब देशद्रोही पत्रकारिता होने लगी है। देश के हित एक तरफ, अपने चैनल या अपने रसाले या अपने मैगजीन या आपके अखबार के इंटरेस्ट एक तरफ। ये जो चीजें हैं दो धुरी में बट चुका है पूरा देश का मीडिया। एक जो सत्ता के साथ है, जो एक सत्ता के मुकाबिल खड़ा है। सत्ता के मुकाबिल जो खड़े हैं
वो सिर्फ मुकाबिल नहीं, वो समानांतर खड़े हैं और सरकार की आंखों में आंख डालकर सवाल करने की हिम्मत कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो से है, उनका ये जो बात है, वो नक्कार खाने में तूती जैसी हो चुकी है और तमाम मीडिया सरकार के तलवे चाटता दिखाई दे रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इस मामले में कोई भी कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। जो सरकार के पक्ष में खड़े हैं, जिनको तमाम तरह के बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया या इस तरह के उनके बारे में कहा जाता है, तो वो ऐसी चीजें क्यों दिखाएंगे, क्योंकि उनके तो नंबर इससे कम होते हैं। आप ये देखिए कि ये जो मुद्दा है, आने वाले समय में अगर कोई नई सरकार आई और इसकी जांच हुई, तब ये निकल के आएगा कि जिस तरह से बोफोर्स की चर्चा हुआ करती थी, अब ये राफेल की चर्चा हुई, ये उससे छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। देश से अब जिस तरह से पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद इनकी चैट में जो दिखाई दे रहा है, वो 3 दिन बाद वो कह रहे हैं कि ये हमारी जीत हुई है। अर्नब गोस्वामी के जो व्हाट्सएप चैट निकल कर आए हैं, जिसमें वो पार्थोदास गुप्ता को कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है। तो हमारे 40 फौजी शहीद हो गए, उसको अपनी जीत बताया जा रहा है, तो ये किस किस्म की पत्रकारिता हो रही है। उसी के अंदर जब 23 फरवरी को वो चैट करके पार्थोदास गुप्ता से कह रहे हैं कि देश में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, और वो पूछ रहे हैं पलट कर कि क्या दाऊद, तो वो कहते हैं नहीं, पाकिस्तान। और 3 दिन बाद हमारे यहाँ बालाकोट हो जाता है, जो स्ट्राइक हो जाती है, जो हमारा जो सर्जिकल स्ट्राइक है, उससे 3 दिन पहले इनको मालूम था कि सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रही है। इसके अलावा वो कई मंत्रियों की बात करते हैं, जो पुराने जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री थे, राज्यवर्धन राठौर, उनका जिक्र करते हैं कि उनसे बात हो गई है। किसी एएस का वो जिक्र करते हैं कि एएस से बात हो गई है, एएस को मैं मैसेज कर रहा हूं। एएस कौन है, ये पता लगना चाहिए देश को। वो बार बार कहते हैं नेशन वांट्स टू नो, तो आज वाकई देश जानना चाहता है कि ये एएस कौन है। क्या अमित शाह के बारे में वो बात कर रहे थे, या ये अरविंद शर्मा जो अब उत्तर प्रदेश में जिनको लाकर बैठाया गया है और इनको कुछ शक्तियां दी जाने की बात चल रही है, क्या उनकी बात हो रही है? ये एएस कौन है? तो इसमें ये सब मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। और इसको मैं इस तरीके से भी देखता हूं कि ये चैट का जो मामला है, इसके 3 पहलू हैं। एक तो सरासर राष्ट्रद्रोह है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। दूसरा है मीडिया और सत्ता के गठजोड़, और तीसरा है भ्रष्टाचार। देशद्रोह का मामला सरासर इस तरह से है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला इस तरह से है कि एक छोटे से टीवी चैनल का, जो अभी सरकार की नजरों में तो स्थापित है, लेकिन जनता की निगाह में जो अभी स्थापित भी नहीं हुआ, उसके पास इस चीज की जानकारी होती है कि हमारे यहाँ जो है, हम एक सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। तो ये फिर किस तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी रहेगी? किसने लीक करी उस आदमी तक ये बात? इसकी जांच होनी चाहिए। कल को अगर सपोज पाकिस्तान को पता लग जाता पहले से ही, और कि इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रही है, वो पलट कर कोई और बड़ा हमला कर देता, तो क्या होता? फिर पुलवामा जैसा मामला होता। तो आप ये देखिए, ये कितना गंभीर मामला है कि इतनी जो टॉप सीक्रेट बात थी, जिसको लेकर अभी एक फिल्म भी आई थी, आपने भी देखी होगी, किस तरीके से गुपचुप तरीके से काम हो रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ऑटो रिक्शा में बैठकर काम कर रहे हैं, हर बात के बाद वो फोन तोड़ देते हैं। इतनी गोपनीय विषय को एक टीवी चैनल के पास ये जानकारी है, और वो भी शेयर कर रहा आगे से। और ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बाकायदा पैसा लेकर जिन्होंने इनकी टीआरपी बढ़ाई थी, तो देश के गद्दारों के साथ अगर आप इस तरह से चीजें उन तक पहुंच रही हैं, वो आगे वायरल कर रहे हैं, और हो सकता है ये किसी तरह से चीजें पाकिस्तान तक भी पहुंच जाती। तो ये सबसे बड़ा मामला तो मुझे लगता है ये राष्ट्रीय सुरक्षा का है। इसकी बहुत गंभीर मामला है, इसकी बहुत गंभीरता से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दूसरा मामला इसके अंदर जुड़ता है सत्ता और मीडिया का गठजोड़। जिस तरीके से वो बार बार उनसे बात करते हैं व्हाट्सएप चैट पे, और उनसे कहते हैं मैं आपकी बात पीएमओ तक पहुंचा दूंगा, मैं एएस, जो भी एएस हैं, वो अमित शाह हैं या कौन है मुझे नहीं मालूम, उनको मैं आपकी बात में मैसेज कर दूंगा। वो कहते हैं कि साहब मुझे कुछ स्टैब्लिश कराइए सरकार में, तो वो कहते हैं मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूं, आपके कहे बिना मैं आपको फेवर कर रहा हूं। तो स्पष्ट है कि सत्ता में उनकी बहुत गहरी पकड़ थी। वो बार बार पीएमओ का जिक्र करते हैं, मंत्रियों का जिक्र करते हैं। इट मीन्स
सत्ता और मीडिया का गठजोड़ इसके अंदर दिखाई देता है। और तीसरा तो भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है कि किस तरीके से टीआरपी स्कैम था और वो उसकी पुलिस जांच कर रही है, और उस मामले मुझे लगता है अंतर्गत इनको अर्नब गोस्वामी को एक बार फिर जेल जाना पड़ेगा। वो जो कह रहे हैं कि रजत शर्मा को समझिए, वो हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं, वो क्या समझ पाए सर? देखिए, इस देश में एक परंपरा रही है कि किसी छोटे भोंपू को छोटा करना हो तो उसको काटने पीटने की बजाय उसके सामने बड़ा भोंपू खड़ा कर दिया जाए। इस देश के अंदर मीडिया में एक से एक भोंपू दिखाई देते हैं, और छोटे भोंपू के आगे जब बड़ा भोंपू आ जाता है तो छोटा फिर वो तूती बन जाता है। रजत शर्मा भी सरकार के भोंपू रहे हैं, लेकिन वो छोटे भोंपू थे, और अब ये बड़े भोंपू आ गए। रजत शर्मा चूंकि कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ समझदार हैं और शाइस्तगी से बात करते हैं, तो ये उनको अपना राइवल मानते हैं, तो हर बात पे इनकी आपस में काट करने की कोशिश करते हैं। तो ये इनकी एक तरह से एक बिजनेस राइवलरी के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, पर मुझे लगता है रजत शर्मा से सिर्फ इनका बिजनेस दुश्मनी नहीं है, ये चाहते हैं एनबीए पे कब्जा कर लें। जो चेयरमैन बने बैठे हैं रजत शर्मा, एनबीए पे कब्जा कर लें अर्नब गोस्वामी, शायद ऐसा इनका इरादा है। बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से अपने आप को अर्नब गोस्वामी सरकार का इकलौता मीडिया प्रतिनिधि साबित करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो उसमें हर वो आदमी जो उनसे ऊपर है या जो उनके नजदीक पहुंच गया है उसकी वो काट करते रहते हैं। उस तरीके से ही वो पत्रकारिता करते भी हैं, और निजी आचरण में भी आपको ये सब स्पष्ट दिखाई देता है। कोई बड़ी बात नहीं कि इस तरह का भी उनके मन का कोई ख्याल हो। क्या आपको लगता है कि जो महाराष्ट्र की यानी कि जो मुंबई पुलिस है वो ईमानदारी से जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी करेगी, या उसने वो व्हाट्सएप चैट वायरल करा के बस मीडिया में एक हाइप क्रिएट कर दिया और छोड़ देगी मामले को? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच में तनातनी है, और मुंबई पुलिस उस तनातनी का फायदा उठाकर जिन्होंने गलत किया है उनको सजा दिलाने में कामयाब होगी। मुझे लगता है कि ऐसा होगा। अगर किसी किस्म का कोई फिर राजनीतिक उठापटक होती है और वहां पर ठाकरे सरकार का तख्ता पलट होता और फिर इस तरह की शक्तियां दोबारा आती हैं, तो जाहिर है फिर लीपापोती हो सकती है, क्योंकि राजनीति में आप देखते ही हैं जिसकी सरकार है पुलिस उसी की है, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर सपोज इस तरह की कोई काम होता है तो मुंबई पुलिस अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करेगी, डाउन करेगी, क्योंकि जिस तरह से उसने इसमें अब तक काम किया है। अब आप ये देखिए, कुल मिलाकर अब तक 4000 पेज की वो चार्जशीट दाखिल कर चुके हैं। इतनी बड़ी चार्जशीट दाखिल करने के बाद अपनी कही हुई हर चीज को गलत साबित करना, उसको काटने की कोशिश करना, उससे मुकरने की कोशिश करना अब मुंबई पुलिस के लिए आसान नहीं होगा। मैं कुछ चीजों पे आपसे चाहता हूं कि आप रोशनी डालें। जैसे आप देखिए, गुजरात दंगों के दौरान अर्नब गोस्वामी ने कहा कि साहब मेरी कार पे हमला कर दिया, मुझ पे हमला हुआ, मैं बाल बाल बच गया। अभी पीछे उन्होंने मुंबई में एक नौटंकी की कि मुझ पे हमला करने की कोशिश की, जबकि इनके साथ पूरी सिक्योरिटी थी और वो हमलावर फरार हो गए। उसके दौरान इन्होंने नौटंकी की। उसके बाद इनका जो पूरा मामला टीआरपी का घोटाला आ गया। उसके बाद इनके अंदर जो ब्रिटेन में 20,000 पाउंड का इन पे जुर्माना लग गया। ये चैनल पे पाकिस्तान को लेकर कुछ बकवास कर रहे थे, तो वहां के लोगों ने वहां की अथॉरिटी से शिकायत की। तो एक के बाद एक तमाम चीज आ रही है। जेल चले गए उसके इंटीरियर डिजाइनर के पैसे ना देने पर, और सुप्रीम कोर्ट से जमानत। मतलब वो शर्म नैतिकता कुछ बची है क्या सर? देखिए, इसमें मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जिस तरह से समाज के हर वर्ग में भ्रष्टाचार और गिरावट देखने को मिल रही है, पत्रकारिता का भी ये दौर है। पत्रकारिता की गिरावट का देखने का दौर है, और एक से एक गिरे स्तर की पत्रकारिता हो रही है, और बाकायदा इसे कहें तो देशद्रोही पत्रकारिता हो रही है। और इस तरह की पत्रकारिता के ये सबसे बड़े नायक हैं, स्टार हैं, और अभी इनकी बहुत सा कीचड़ अभी मुझे लगता है अभी हमें देखना और बाकी है, क्योंकि अभी इनकी उम्र है, और जिस तरह से इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जिस तरह से सत्ता इनकी कमर के पीछे हाथ रख के खड़ी हुई है, अभी बहुत सी गंदगी हमें और आपको देखना अभी इनकी और बाकी है। जितनी आपने गिनाई, ये मुझे लगता है बहुत छोटी पड़ने जा रही है। बहुत छोटी पड़ने जा रही हैं, भी आएंगी। चलिए, पुलिस का अपना काम है, वो जांच कर रही है। सरकार का अपना काम है, वो इस पूरे मामले पे इनके साथ गठजोड़ करके बनाए हुए बैठी है। लेकिन जो मीडिया में लोग बैठे हैं, जो एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, क्या आज उन्हें बैठ के नहीं सोचना चाहिए और इस आदमी का पूरी तरीके से बाइकाट नहीं कर देना चाहिए?
इसमें अकरम जी मैं आपको बताऊं, मुझे जो दिखता है कि एक ढलान की तरफ चीजें तेजी से जिस तरह से लुढ़कती हैं, तो ये पूरा मीडिया धीरे धीरे ढलान की ओर लुढ़कता दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो संघ परिवार के विरोधी हुआ करते थे, जो भाजपा को पानी पी पी कर कोसा करते थे, आज वही सब वो एकात्म मानववाद की बात कर रहे हैं और गांधी की बात कहना भूलकर अब वो मोदी की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सब चीजें उस तरफ लुढ़कती दिखाई दे रही हैं और उस लुढ़कन का ही असर है कि जो नहीं भी लुढ़क रहा लेकिन बोलने की हिम्मत वो भी नहीं कर पा रहा। ये जो मुद्दा है निकल कर आया है, इसको जिस तरह से सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अगर इस तरह से ये आ जाता तो देश में तूफान मच जाता। लेकिन ये वैक्सीन के शोर शराबे के बीच में इस बात को दबा दिया गया और या यूं कहिए कि वैक्सीन के बहाने इस मामले को छुपाने का, दबाने का एक उनको माध्यम मिल गया। लेकिन ये चीजें पब्लिक के बीच में पहुंच रही हैं। अब लोग टीवी चैनल्स के मोहताज नहीं रहे हैं। आज अखबार आप देख लिए, अखबारों में भी आज मुद्दा लगभग गायब था, लेकिन सोशल मीडिया से एक एक आदमी की जानकारी में ये बात पहुंच चुकी है कि देश में कितना बड़ा काम हो रहा है, कि किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा को कुछ लोग दांव पर लगा रहे हैं। और खास बात ये है, यही लोग देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं और यही सबसे बड़ी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। और आखिर में जो आपने कहा कि न्यू मीडिया है ना, अखबारों से भी मुद्दे गायब हो जाएं, न्यूज़ चैनल भी मुद्दे ना उठाएं, लेकिन न्यू मीडिया है और वो लोगों के सीधे हाथ तक पहुंच रहा है और लोग समझ रहे हैं कि आज हो क्या रहा है। और ये वही लोग हैं जो देशभक्त, राष्ट्रवाद के नाम पर देशद्रोही, देश विरोधी कामों में लिप्त हैं। देखेंगे कि कब तक सरकार इनको बचाती है और पुलिस कब इन पे अपना असली शिकंजा कसती है और फिर से इनको दोबारा उठा के जेल में डालती है और ऐसे लोगों को सबक मिले ताकि मीडिया में भी जो आज एक काला मीडिया इकट्ठा हो गया उसमें सुधार हो सके। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें इजाजत।